वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का, जिसमें घसेट प्लेट के एक ही ओर पीठ से पीठ सटाकर दो एंगल जुड़े हों, और दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आई सेक्शन का। ठीक है, आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्या होगा, आप लोग पहले से इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आए हैं जब स्ट्रेंथ हम निकाले थे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ना 23 नंबर ना 22 तक हम कहे थे करने के लिए 23। देखिए कह रहा है कि निम्नांकित इस्पातीय छत कैंचियों के लिए मुख्य राफ्टर हेतु दो असमभुजीय कोणीय खंड का चयन करिए। संबंधित उपांगों के संदर्भ में अभिकल्पन हेतु आंकड़े निम्नवत लीजिए। कोणीय खंडों की लंबी टांग घसेट प्लेट के दोनों ओर रखते हुए उससे वेल्ड द्वारा संबंध की गई है। तो ये तो वेल्ड वाला है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं, तो वेल्ड वाला तो कर ही लेंगे आप। ठीक है, 23-24 हो जाएगा। ठीक है, 23-24 हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर, है ना, क्योंकि वो देखिएगा कहने का मतलब है कि हम ए वाला क्वेश्चन करा चुके हैं। कहने का मतलब है कि ए वाला क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ए वाला जो दोनों तरफ जुड़ा हो। अब किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल का चयन समभुजीय करिए, किसी में कह रहा है कि एंगल का चयन असमभुजीय करिए, किसी में कह रहा है कि वेल्ड लगाइए, किसी में कह रहा है कि रिवेटिंग करिए। यही है ना, समझ रहे हैं बात को? तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए दिक्कत क्या है, प्रभावी लंबाई आप जानते हैं, जब वेल्ड द्वारा जुड़ा होता है तो 0.85 गुणे वास्तविक लंबाई हो जाता है, और प्रतिबल के बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन समझिएगा, लेकिन अब जानते हैं ये तो वेल्ड के लिए हो गया। अब कह देगा रिवेट लगा है, यदि कह देगा दो रिवेट लगा, एक रिवेट लगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो अब जो मन करे वो मान सकते हैं ना, जो पहला क्वेश्चन किए थे। तो इस तरह का हम क्वेश्चन करा चुके हैं। मेरा क्या है, हम कहने का मतलब है अब हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जो घसेट प्लेट के एक ही तरफ जुड़ा हो, है ना। इसका भी आप IXX और IYY निकालना जानते हैं, फिर भी हम करा दे रहे हैं कि थोड़ा एक होता है ना कि देख लेंगे आप लोग तो थोड़ा बहुत दिमाग ओपन हो जाएगा। वैसे सिविल वालों का दिमाग होता नहीं है ना, लेकिन चलिए होगा तो ओपन ही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नांकित असतत संपीड़न उपांग के लिए दो समभुजीय कोणीय खंड का चयन करना है ना। क्या करा है, दो इक्वल एंगल का चयन करना है। करा है दो इक्वल एंगल, समभुजीय एंगल का चयन करना है ना, दो इक्वल एंगल का चयन करना है। ठीक है, हाँ। अब देखिए और क्या कर रहा है कि कोणीय खंडों को 10 mm घसेट प्लेट के एक ही ओर पीठ से पीठ रखते हुए संबंध किया गया है कि नहीं। इस्पात के लिए पराभव प्रतिबल यानी FY कितना कर आपका 250 लीजिए, 250 हो गया। कर रहा है कि इस्पात के लिए पराभव लीजिए, रिवेटों की संख्या भी ज्ञात करिए, और कह रहा है कि अन्य अभिकल्पन है तो आंकड़े निम्नवत हैं। जो भार दे रहा है ना, लोड कितने का दे रहा है देखिए तो हाँ 150 किलो न्यूटन का। और क्या दे रहा है, पहला हम कर रहे हैं जो लंबाई दे रहा है वो कितना दे रहा है आपका 3000 mm। कितना दे रहा है आपका 3000 mm। और रिवेट डाया दे रहा है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरे भाई कुछ नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बस वही न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या निकालना पड़ेगा हमको। देखिए पहला क्या आ जाएगा, प्रभावी लंबाई लिखेंगे जब सिरे पर दो रिवेट लगा हो, जब सिरे पर दो रिवेट लगा हो, है ना। तो प्रभावी लंबाई = 10.85 गुणे वास्तविक लंबाई। यदि सिर्फ लंबाई देगा तो समझ जाइएगा कि ना, और सिर्फ लंबाई देगा तो समझ जाइए कि वो वास्तविक लंबाई है। यदि वो प्रभावी देना रहेगा ना तो प्रभावी कह देगा कि ये जो है इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, और कहना होगा तो कह देगा, मार्कर चेंज करते हैं। अब देखिएगा बात समझ रहे, यदि वो सिर्फ लंबाई दे दे तो समझ जाना वास्तविक लंबाई है, नहीं तो प्रभावी देगा तो प्रभावी लिख देता है। दूसरा हम लिखेंगे आवश्यक संभावित प्रतिबल एवं तनुता अनुपात। एंगल के लिए सिग्मा AC कितना होता है, 80 होता है न्यूटन प्रति mm², और तनुता अनुपात कितना होता है आपका 100 होता है। अब देखिए आप कहेंगे सर दो रिवेट हमेशा क्यों लगा रहे हैं, हम इसलिए लगा रहे हैं ना कि हम पहले 0.8 से गुणा कर दे रहे हैं, क्योंकि सिग्मा AC में क्या होता है 0.8 सिग्मा AC से गुणा करना हमको ना पड़े, हमको ये सुविधा लगता है, क्योंकि बाद में जाते जाते स्पेस कम बचता है, फिर इसको करिए तो हमको अच्छा नहीं रहता। हम डायरेक्ट यहीं कर दिए, वहाँ डायरेक्ट इक्वल हो जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तीसरा क्या होगा आपका आवश्यक कुल क्षेत्रफल है ना, यानी A रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, फोर्स लोड अपान में प्रतिबल सिग्मा AC। लोड का मान 150 गुणे 10/3 हो जाएगा, सिग्मा AC का मान कितना हो जाएगा 80। ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रहा है, 150 1 2 3 भाग दे देंगे हम, क्योंकि आप लोगों को कमेंट आया था कि वो फैन का आवाज़ आ रहा था। ठीक है, तो 1800 हो जाएगा आपका 75 mm²।
अब आगे देखते हैं, एक कोणीय खंड का क्षेत्रफल है ना, इन ए रिक्वायर्ड, एक कोणीय खंड का कितना हो जाएगा आपका 1875 में भाग दे देंगे हम 2 से, तो हो जाएगा आपका 937.5 mm²। ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा आपका, आवश्यक न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आर मिनिमम इक्वल टू यल अपान में लेमडा। यल का मान कितना आया है 2550, लेमडा का मान हो जाएगा आपका 100, यानी 25.50 mm है ना। अब क्या करेंगे, ये मार्कर उससे भी ख़राब है, उसको रखते हैं, अगले को लेते हैं। अब करेंगे स्टील टेबल से का चयन करने पर किसका चयन करने पर देखते हैं भाई। स्टील टेबल में जाइए, इक्वल एंगल में जाना है आपको। ठीक है, इक्वल एंगल में जाइए, इक्वल एंगल में जाइए, इक्वल एंगल, ओके, इक्वल में जाइए। एरिया आप देखिए 900 से अधिक होना चाहिए, 937 से अधिक होना चाहिए, 1500 के आसपास एरिया लीजिए, एकदम सेफ आ जाएगा। ठीक है। हाँ देखिए, आई एस से 80 आई एस से, हाँ देखते हैं अभी 8, आई एस से 110 × 110 × 8 mm। ठीक है, ले लीजिए 110 × 110 × 8 mm का चयन करने पर एरिया कितना है देखते हैं। एरिया कितना दे रहा है इसका, 110 110 8 1702 हो जाएगा आपका 1702 mm² है ना। आई एक्स और आई वाई इक्वल रहता है इक्वल एंगल में। ठीक है, कितना है आई एक्स आई वाई, छठे नंबर में देखेंगे आप लोग तो कितना मिलेगा आपको, 8 लिए हैं कि 10 लिए हैं, 8 लिए ना, 110 10 8 तो 195 मिल जाएगा। ठीक है, 195 × 10 पे 4 mm/4। सी वाई कितना है भाई, सी वाई सी एक्स सेम रहता है, 5वें नंबर में देख लेना हमको, सी वाई आपका 30 mm। ठीक है, 30 mm है। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना, अगला स्टेप क्या होता है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या है ना, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या होता है। आर मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, आई मिनिमम अपान में 2a है ना। तो आई मिनिमम ही तो हमको निकालने में थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखिए एक घसेट प्लेट की मोटाई कितना भी दे, इसमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एक ही ओर रख दिए ना, घसेट प्लेट के एक ही ओर, देखिए घसेट प्लेट के एक ही ओर रख दिए हम, देखिए घसेट प्लेट के एक ही ओर एंगल को क्या किए हम, रख दिए। इक्वल एंगल है, अब मेरा बड़ा छोटा बन सकता है। अब देखिएगा मेरे भाई x तो दोनों के लिए सेम होगा, पूरे खंड के लिए भी सेम होगा, तो आई एक्स को डायरेक्ट 2 × आई छोटा वाला x लिख सकते हैं, 2 × 195 × 10 पे 4, यानी आई एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आई एक्स 195 × 2 195 × 2 हो जाएगा आपका 390 × 10 पे 4 mm/4। ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम आई वाई समांतर अक्ष के प्रमेय से। ठीक है, समांतर अक्ष के प्रमेय से आई वाई देख लीजिए क्या होगा आपका, है ना। अब देखिए इसका आई वाई यहाँ मिलेगा, हाँ सर, इसका आई वाई कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा सर। ठीक है, पूरे खंड का कहाँ मिलेगा, बीच में मिलेगा। देखिए आई वाई और दोनों अक्षों के बीच की दूरी वो सी वाई ही है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी क्या है, देखिए सी वाई कितना है, 30 mm। इसमें हम नहीं करेंगे TG/2 क्योंकि घसेट प्लेट इधर बीच में थोड़ी घसेट प्लेट है। ठीक है, तो यही बस अंतर है उस वाले इस वाले में आई वाई निकालने में। ठीक है, देखते हैं तो हो जाएगा आपका आई वाई प्लस ए, दोनों अक्षों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर, एक इधर भी है तो 2 से गुणा। ठीक है, तो 2 आई वाई कितना है, 195 × 10 पे 4 प्लस ए का मान कितना है मेरे भाई 1702 और ए क्या हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो आई वाई कितना है देखते हैं, 30 का स्क्वायर गुणे 1702 प्लस 1 9 5 1 2 3 4। ठीक है, गुणे 2 तो कितना आ जाएगा, भाग कर देंगे 1 2 3 4 आ जाएगा आपका
696.36 गुणे 10 पे 4 mm/4। आई एक्स वाला कम है ना, यानी आई एक्स क्या है आपका कम है आई वाई से। तो रखते हैं यहाँ पे आर मिनिमम कितना हो जाएगा, आई एक्स यानी 390 गुणे 10 पे 4 अपान में 2 गुणे 1702। तो कितना आ जाएगा 390 गुणे 1 2 3 4 भाग दे देंगे 2 से, फिर भाग दे देंगे किससे 1702 से, है ना। फिर अंडर रूट आंसर आ जाएगा आपका 33.84 mm, है ना। देखिए इससे अधिक आ रहा है 25 से, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्या है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या यानी 6ठा नंबर हो गया। 7वां नंबर क्या है, तनुतानुपात। यहाँ से थोड़ा बहुत अजीब लगता है। लेमडा इजकल टू यल अपान में आर मिनिमम। तो लेमडा इजकल टू यल का मान कितना है, देखिए तो 25 50, आर मिनिमम का मान हो जाएगा 33.84। कितना आ रहा है 25 50 2 5 5 0 भाग दे देंगे 33.84 से, तो कितना आ जाएगा आपका 75.35, ठीक है। अब लेमडा एफ आई है ना, अगला क्या लिखेंगे, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल। अनुगेय संपीड़न प्रतिबल है ना, लिखेंगे एफ आई 250 के लिए। तो क्या हो जाएगा लेमडा इजकल टू 70 के लिए सिग्मा ए सी, लेमडा इजकल टू 80 के लिए सिग्मा ए सी का मान। तो 70 के लिए कितना हो जाएगा, अब हमको स्टील टेबल देखना पड़ेगा, है ना। एफ आई 250 के लिए 70 के लिए देखते हैं। हाँ 70 के लिए हो जाएगा 250 112 101। अच्छा पीछे वाला भी तो इसे आया था ना, 112 101 सही है ना। 70 के लिए 112 101 क्या हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। अब अंतर्वेशन विधि लगा देंगे। विधि द्वारा अनुगेय संपीड़न प्रतिबल 112 माइनस 11 गुणे 0.535। देख रहे हैं एक्सपीरियंस हो गया है ना, आपको भी हो गया होगा। 112 माइनस 11 गुणे 0.535 कितना हो जाएगा आपका 106.148, है ना। लिखेंगे चूँकि सिरे पर दो रिवेट लगाया है, यानी सिग्मा ए सी इजकल टू सिग्मा ए सी, है ना। स्टेप को छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। हो जाएगा सामर्थ्य यानी पी सी प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल कितना है 106.14 गुणे क्षेत्रफल 2 है, और एक का क्षेत्रफल कितना है 1702, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो गुणे 2 गुणे 1702 आ जाएगा आपका 361.32 किलो न्यूटन, यानी पीसी का मान अधिक है किससे, पी से। देखिए हमको 150 किलो न्यूटन वहन कराना था, हम 300 कर रहे हैं, तो आपका क्या है, आपका सेफ है। और नंबर ऑफ रिवेट आप निकाल सकते हैं। सेम नहीं, सेम वैसा ही नहीं है, निकालना पड़ेगा हमको। शक होता है मेरे बच्चे कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, पी एस निकालेंगे। π/4 डी का स्क्वायर इंटू एफ एस गुणे एन डैश। एन का है नंबर ऑफ रिवेट रो, एन डैश का है नंबर ऑफ शियर प्लेन। तो π/4, हाँ अब डाया हमको देखना पड़ेगा ना। अरे यार अब क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मेरे पास बुक भी एकदम फटा है ना। देखिए कौन सा था 25 नंबर, 18 mm दिया 19 हो जाएगा, है ना। यानी 19.5 एफ एस का मान 100 दिया। देखिए नंबर ऑफ शियर प्लेन एक ही है, एक ही जगह से कटेगा, यहाँ रिवेट लगा रहा था, एक ही जगह से कटेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 और 1। तो पी एस का मान कितना है 19.5 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 100 29.86 किलो न्यूटन। पी वी क्या है आपका डी टी एफ बी गुणे एन, है ना। तो डी का मान 19.5, टी का मान कौन सा लिए हैं 8 mm, एफ बी का मान 300 और एन का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 19.5 गुणे 8 गुणे 300 है ना, एफ बी हाँ 300 ये, तो जाएगा आपका 46.8 किलो न्यूटन, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिवेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट लोड कितना है आपका 150 किलो न्यूटन लोड वहन करने के लिए दे रहा था, अपान में इन दोनों में से क्या हो जाएगा आपका 29.86, ठीक है।
तो 150 इन दोनों में से जो कम रहेगा रिवेट वैल्यू 150 में हम भाग दे देंगे किससे 29.86 से, तो आ जाएगा आपका 5.02, यानी कितना हम कह देंगे इसे 6 नंबर। कितने आप रिवेट लगा रहे हैं 6 नंबर आया आंसर। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस तरह का कितना भी रहेगा समभुजी असमभुजी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और हिंदी दोनों में से कोई क्वेश्चन आएगा। अब हम एक क्वेश्चन और कराएंगे आई खंड का। ठीक है, चलिए आई खंड का कराते हैं हम, आई खंड का क्वेश्चन कराते हैं एक आपको। ठीक है, हाँ देखिए सबसे आसान होते हैं आई खंड के क्वेश्चन। अब यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अभी कुछ और बताते हैं आपको, क्वेश्चन करा लें। हाँ हाँ देखिए कह रहा है ना, आई खंड के लिए करा 400 किलो न्यूटन भार वहन करने तो एक स्तंभ के लिए आई खंड का चयन करिए। सीधे सीधे बोला ना, आई खंड के लिए कितना लोड दे रहा है आपका 400 किलो न्यूटन, पी दे रहा है आपका 400 किलो लोड न्यूटन वहन करने के लिए आई खंड का चयन करिए। इसको हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसा खुद बोल रहे हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन। 400 किलो न्यूटन भार वहन करने हेतु एक स्तंभ के आई खंड का चयन करिए। स्तंभ की वास्तविक लंबाई 4000 mm है, 4000 mm है। ठीक है, और कह रहा है यह दोनों सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है ना। कह रहा है कि दोनों सिरों पे ना, दोनों सिरों पे क्या कर रहा है, प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध और घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है। यानी हम अपने भाषा में कहेंगे दोनों सिरों पे फिक्स है। हम जब आप थियरी पढ़ाए थे तो इस बात को हम बताए थे, इसको हम आसान भाषा में कैसे करेंगे, है ना। बस यही सिंपल सा है क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, तो कुछ दिया ही नहीं। सबसे पहले क्या है आपका प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई। अब बताइएगा जब दोनों सिरों पे फिक्स होता है तो क्या बताए थे हम, 6.5L बताए थे कि नहीं बताए थे, आप कहेंगे बताए थे सर। ठीक है ना, दोनों सिरों फिक्स हो रहे, याद है दोनों सिरों फिक्स है तो L = 0.65L। एक सिरे पर फिक्स है और एक सिरे पर हिंज है तो 0.80L। दोनों सिरे पे हिंज है, एक सिरे फिक्स एक सिरे पर हिंज, दोनों सिरे पर हिंज है तो L = L। एक सिरे फिक्स है और एक फ्री है तो L = 2L, ऐसा बताए थे ना। लेकिन फिक्स को क्या कहता है कि दोनों सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है और घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है ना, ये ना कह रहा है। और देखिए फिक्स को कहेगा सिरे, मतलब कि प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध और घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित। हिंज को क्या कहेगा, प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है। हम पीछे इससे अच्छे चीज़ को बताएं वो कैसे घुमाता है। ठीक है, हाँ देखिए ऐसा होता है ना, तो हो जाएगा आपका 10.65 और L का मान कितना हो जाएगा 4000, तो 2100 के आसपास आएगा। 10.65 × 4000 कितना हो जाएगा आपका 2600 mm। दूसरा देखिए आवश्यक संभावित प्रतिबल, आवश्यक संभावित प्रतिबल। देखिए सिग्मा AC का मान कितना है 100, बताए थे कि नहीं बताइए मेरे भाई। आई खंड के लिए सिग्मा AC 100 होता है और लेमडा का मान कितना होता है आपका 80 होता है, बताए थे ना। आई खंड के लिए अभी तक एंगल के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो 80-100 था, लेकिन आई खंड के लिए 100-80 हो गया। अब बिल्टअप सेक्शन के लिए 140-40 होता है। ठीक है ना, हाँ देखिएगा। तीसरा क्या लिखेंगे हम, आवश्यक क्षेत्रफल, है ना। यानी ए रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, जो लोड दिया है 400 किलो न्यूटन × 10/3 हो जाएगा, और एरिया प्रतिबल कितना है 100, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 4 1 2 3 4 5 भाग दे देंगे हम 100 से, 400 किलो न्यूटन, 400 × 1 2 3 भाग दे देंगे हम 100 से, तो कितना एरिया आ जाएगा आपका 4000 mm²। और क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आवश्यक न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, आवश्यक न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। R मिनिमम = क्या हो जाएगा, I मिनिमम, अरे दादा अब आसान क्वेश्चन है ना, हम इसको सोच रहे हैं फटाक से ख़त्म कर दे। I मिनिमम = लेमडा, L का मान कितना है देखिएगा 2600 और लेमडा का मान यहाँ लिखे है ना 80, तो कितना आ जाएगा, इंक भी खत्म हो रहा है, 2600 में हो जाएगा 80, तो क्या आ जाएगा आपका 32.5। ठीक है, अब पाँचवा लेंगे स्टील टेबल से हम आई खंड का क्या करेंगे, चयन करेंगे।
ठीक है। तो जाइए फटाक से स्टील टेबल में आप थोड़ा दिमाग लगाइए, तब तक हम इसमें इंक लगाते हैं। ऊपर से डाल देते हैं, ठीक है। देखिए जाइए, देखिए हम आपको बता रहे हैं, जाइए IS, जाइए देखिए तो कितने लोग स्किप कर दिए। माटर इसकी इंक डालना स्किप करते हैं। देखिए तो आपको मिल जाएगा ISWB 250 है ना। देखिए आवश्यक ISWB 250 है ना, ISWB 250। तो स्टील टेबल से ISWB 250 का चयन करने पर एरिया कितना मिल रहा है, एरिया देखिए कितना मिल रहा है, 5205, ठीक है, 5205 mm²। अब देखिएगा अगला छठा होता है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, अब देखिए न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या हम शुरू में डिजाइन स्टेप लिखे थे तो क्या बताए थे, यदि सिंगल सेक्शन है कोई भी डायरेक्ट आई खंड में IXX IYY में से जो कम रहेगा डायरेक्ट लिख देंगे। एंगल में जो RVB को रहता है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। तो इसमें देखिए IXX IYY में से कम कौन सा है, 40.6। तो देखिए R मिनिमम डायरेक्ट लिख देंगे हम 40.6 m, क्योंकि ये कह ही रहा है ना। देखिए 32 से अधिक है और एरिया से अधिक है। एक सिंगल खंड के लिए करा, ये नहीं करा कि 2 आई खंड का चुनाव करिए, ठीक है। हाँ अब चलिए अगला करते हैं। अब थोड़ी कुछ करना है, तनुता अनुपात λ में R मिनिमम, ठीक है। तो देखिएगा λ में हो जाएगा आपका 2600 और R मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ है ना 40.6। तो कितना हो जाएगा 2600 भाग दे देंगे आपका 40.6 से, तो जाएगा आपका 64.03। अब देखिए λ कितना हो जाएगा, हाँ FY नहीं दिया है, मान लेंगे 250 के लिए, जब नहीं देगा 250 ही मान लेंगे। λ 60 के लिए सिग्मा AC और λ 70 के लिए सिग्मा AC, ठीक है। तो 60 के लिए स्टील टेबल जाते हैं, है ना। तो 60 के लिए मिल जाएगा आपको 122 और 70 के लिए 112। तो 112 न्यूटन प्रति mm²। अब अंतर्वेशन भी लगा देंगे। देख रहे कुछ है इसमें नहीं है। आई मिनिमम निकालने में पिछले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाता है। 122 में से 10 हो जाएगा गुणे 0.03 हो जाएगा, सॉरी, है ना। चलिए इसको कर देते हैं। 64.03 में से घट जाएगा आपका 64 और भाग दे देंगे 10 से, तो आ जाएगा, है ना, 0.03 आ जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गुणे 10, है ना, यानी 122 में से 0.03 घट जाएगा तो हो जाएगा 122 में से 0.03 घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 121.97 mm। अब सामर्थ्य देखिए, सामर्थ्य क्या है, PC का मान प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। प्रतिबल का मान 121.97 और क्षेत्रफल 5205 है ना। तो हो जाएगा आपका 5205 634 किलो न्यूटन 0.8 आ रहा है, ठीक है, 634.8। बताइए PC का मान अधिक है कि नहीं, P से सही है ना, क्योंकि कह रहा है को 400 किलो न्यूटन लोड वहन करे और आपका वहन कितना कर रहा है, आपका कितना कर रहा है, 634 कर रहा है, तो सेफ है। अब इस बात को जानते हैं। अब समझिए, अब देखिए इससे अधिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। हम ये बात मानते हैं कि आपके जो सिलेबस इसमें बिल्टअप सेक्शन भी दिया है। बिल्टअप सेक्शन मतलब क्या होता है ना। अब आगे का क्वेश्चन आप सब कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन करने में, हम बता दे रहे हैं आपको, है ना। देखिए 28 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, 27 सब एक ही है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन आएगा, देखिए हम लिखवाए थे आवश्यक संभावित प्रतिबल, उसमें क्या बताए थे कि कोणीय खंड के लिए 80-100 प्रतिबल तंत्र अनुपात, आई खंड के लिए 100-80 अभी कराएं, बिल्टअप सेक्शन के लिए 140-40, ठीक है। बिल्टअप सेक्शन मतलब क्या, वो कहेगा कि 2 आई खंड है, हम सामर्थ्य इस तरह का निकाले हैं, 2 आई खंड है, ठीक है, 2 आई खंड है। वो कहेगा बताइए कितने दूरी पे इसको रखें हैं,
वो कहेगा 2 चैनल खंड है, बाहर है फ्लेंज, तो कितने दूरी पर रखें। इस तरह का हम क्वेश्चन है वो एक कराए थे, किस में कराए थे आपको, फ्लेंज में, है ना। कहेगा कि अंदर अंदर है फ्लेंज है, सॉरी सामर्थ्य वाले में, तो कितना दूरी पर, बाहर से बाहर पूछता है कितना दूरी पर रखें ये वाला। तो इस तरह का क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आप कहेंगे किए हैं। तो देखिए आएगा तो वही आएगा सामर्थ्य निकालने के लिए, वो भी नहीं आता है। बिल्टअप सेक्शन आपके सिलेबस में हम मानते हैं, लेकिन नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, हार्ड नहीं पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। और हम आपको बता रहे हैं इतना करने के बाद आपको यदि थोड़ा भी हिंट मिल जाए तो क्या नहीं कर लेंगे, बिल्टअप सेक्शन सब कर लेंगे, क्योंकि इसका सामर्थ्य निकालने हैं, बीच का दूरी निकालने हैं। मेरे भाई मेरी गारंटी है, आप माइंड को कांस्टेंट करके जब आपके पास नोट्स जाएगा एक बार देखिएगा, उस नोट्स में हम एक एक न्यूमेरिकल लगाए हैं, एक एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा सा उसमें देख लीजिए, ठीक है। और भी नहीं समझ आता है तो हमको फटाक से SMS कर दीजिए, कहीं काल पे नहीं समझ आएगा, ठीक है। SMS कर दीजिएगा, हमको जैसे टाइम मिलता है हम बता देंगे यहाँ गलती कर रहे हैं या फिर यहाँ ऐसा होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे, सारा क्वेश्चन कर देंगे। अब लास्ट टॉपिक इसमें आता है लेसिंग एंड बैटनिंग सिस्टम। क्या आता है आपका, लेसिंग एंड बैटनिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए लेसिंग एंड बैटनिंग सिस्टम, देखिए हमेशा आएगा, हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, है ना। आपको नोट्स में इसको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। हम बस इसका कंसेप्ट समझा दे रहे हैं। देखिएगा जब 2 आई खंड का जब चुनाव कर रहे थे, है ना, हमें कभी इसको लेकर हम बताए होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर लेके। आई खंड का जब चुनाव कर रहे हैं, देखिए ए आई खंड हो गया एक, दूसरा आई खंड हो गया एक, ठीक है। बीच की दूरी कुछ रखते थे कि नहीं रखते थे, हाँ वो हम निकालते थे। यानी समझ लीजिए ए आई खंड है। जब 2, अब देखेंगे किसी आई खंड पर ट्रांसफार्मर लटका होगा, लेकिन हमको ट्रांसफार्मर वाला नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वाला खुश हो जाएंगे अभी। अब देखिएगा ये मान लीजिए 2 आई खंड है, कुछ भी है, जितने दूरी पर कॉलम, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर का मैक्सिमम यूज हम कॉलम पे करते हैं, इतने दूरी पर रखे हैं, है ना। लेसिंग सिस्टम क्या है कि अब देखिए इसको इस तरह बांध देते हैं, इसको हम क्या किस तरह बांध देते हैं, इस तरह, देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, देखिएगा 2 कॉलम है, ठीक है। इसको कैसे बांध दे रहे हैं, देखिए ऐसा ऐसा, रिवेटिंग कर देंगे यहाँ पे क्या कर देंगे, रिवेटिंग, ठीक है। क्या कर दिए, रिवेटिंग कर दिए। और 2 कॉलम है, अभी देखिए एक कॉलम कुछ भी हो सकता है, इसको कैसे बांध देंगे, ऐसे बांध देंगे। वो कहेंगे सर इसमें दोनों में एक ही लग रहा है, नहीं मेरे भाई इसमें इस तरह कर देंगे। तो इसे कहते हैं सिंगल लेसिंग, इसे कहते हैं हम लोग डबल लेसिंग, है ना। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है कि दोनों 2 सेक्शन है ना, आई खंड हो सकता है, चैनल खंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों 2 सेक्शन है एक कंबाइंड रूप से, यानी एक संबंध कंबाइंड रूप से काम करे, इधर उधर न भागे, इसलिए किसका यूज़ करते हैं, लेसिंग सिस्टम में। लेसिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम लगातार त्रिभुज की आकृति बनाते हुए हम चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं लेसिंग सिस्टम। बैटनिंग सिस्टम का भी यूज़ हम वही करते हैं जहाँ 2 सेक्शन कंबाइंड रूप से संबद्ध होकर काम करें, इससे इसकी क्षमता बढ़ जाती है। बैटनिंग सिस्टम में क्या करते हैं, 2 लिए सेक्शन, एक ये हो गया एक ये हो गया, बैटनिंग में इस तरह सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल जोड़ देते हैं। कम से कम देखिए यहाँ रिवेटिंग कर देंगे, बिल्डिंग कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ पाएंगे, आपके वो दिया होगा बुक में, ठीक है। रिवेटिंग वेल्डिंग जोड़ देंगे कम से कम, है ना। देखिए ये हो गया आपका मेन पर्पज़ क्या हुआ, लेसिंग और बैटनिंग का। तो भाई लेसिंग और बैटनिंग का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेरा सेक्शन है, जो कॉलम का काम कर रहा है, वो कंबाइंड रूप से काम करे, ठीक है। अब क्या आएगा कि लेसिंग और बैटनिंग की विशेषता बताइए। तो देखिएगा हम बता रहे हैं विशेषता। अभी सबसे पहले लेसिंग का जो तनुता अनुपात होगा ना, वो क्या होगा, 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बुक में लिखा होगा तो तनुता अनुपात होगा 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो आर यक व आर वा जो आई नहीं जो होगा आपका आर वाई वाई होगा, वो क्या होगा आपका बराबर होना चाहिए, अधिक होना चाहिए आई आर यक्स से, ठीक है। जो एंगल बनता है ना यहाँ पर एंगल, वो कितना होना चाहिए, जो थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40 से लेकर के 70 के बीच होना चाहिए, ठीक है। सिंगल लेसिंग में जो इसकी मोटाई होगी, मेरे भाई ये जो पत्ती जोड़ रहे हैं इसे लेसिंग बार कहते हैं। ये लेसिंग बार कुछ भी हो सकता है, उसकी मोटाई कितनी रखेगी, सिंगल एंगल में रखते हैं हम लोग मोटाई टी कितना रखते हैं, है ना, रखेंगे हम लोग D1 का रखते हैं 40, D1 का 40। इसमें रखते हैं D2 का क्या रखते हैं हम लोग, सॉरी D का क्या रखते हैं, D1 लिख दीजिए, D लिख दीजिए, D1 का क्या रखते हैं 60।
इसमें मोटाई रखते हैं। D1 मतलब क्या है, दो रिवेटों के बीच की दूरी, दो रिवेटों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, आपका D1 कहलाता है। अब उसके बाद होता है कि इसकी हम चौड़ाई कितना रखते हैं, इसकी चौड़ाई कितना रखते हैं, तो इसकी चौड़ाई यदि रिवेट का डाया 16 mm है तो इससे 3 गुना रखते हैं, यानी 50 mm, लगभग में 3 गुना रखते हैं। यदि डाया कितना यूज़ किए हैं 16 का, तो इसकी चौड़ाई कितना रखेंगे 50। यदि डाया 18 का किए हैं तो 3 गुना 55 mm है ना, 55 mm। यदि 20 का किए हैं तो 60 mm इसकी चौड़ाई, यदि 20 का डाया यूज़ किए हैं तो 60 mm, यदि 22 का किए हैं तो 65 mm, 2 बढ़ाएंगे इधर 5 बढ़ाएंगे, ठीक है। ये हर साल आता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, जो हम बता रहे हैं इसी को लिख देना है फिगर बना के बस। और सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेगी, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको रटना ही है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं कि डेरिवेशन नहीं है कि सर ईयर बाई मतलब कि D/40 कहाँ से लाए, 40 से 70 कहाँ से लाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका बैटनिंग सिस्टम है, हम क्या करते हैं हॉरिजेंटल हम बैटनिंग बार को है ना, बैटन बार इसे कहते हैं, बैटन बार को या प्लेट को जोड़ देते हैं। कम से कम कितने बैटन प्लेट जोड़ते हैं हम लोग, 4। देखिए 1 2 1 2 3 4, कम से कम 4 बैटन प्लेट को जोड़ेंगे। और खंड को कितने भाग में बांटेंगे, कम से कम 3 में, 1 2 और 3 में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में तो नहीं, इसके बारे में तो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा पूरा कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। तो इसके बारे में नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स में सारी डिटेल में मिलेगा, ठीक है। अभी यदि गर्मी नहीं पड़ता, मेरे भाई हम बहुत अच्छे से पढ़ाते, थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि मेरा भी तो तब ऐसा हम पढ़ाएं कि तबीयत ना ख़राब हो, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड लक।